साहित्य सागर पाठ 5 अपना अपना भाग्य भाग 2 लेखक जैनेन्द्र। प्रथम भाग में आपने पढ़ा नैनीताल की संध्या में लेखक और उनके मित्र सैर के लिए जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक निर्धन पहाड़ी बालक से होती है जिसके पास इस भयानक शीत में पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। लेखक के मित्र के पूछने पर पता चला कि उसके पास न तो रहने की जगह है और न ही खाने को कुछ। लेखक के मित्र उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। अब आगे। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। हम अर्थात लेखक, उनके मित्र और वह पहाड़ी बालक। वकील साहब, लेखक के मित्र ने जोर से आवाज दी। वकील साहब होटल के कमरे से उतरकर आए। कश्मीरी दुसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी और कुछ लापरवाही भी। बच्चों, वकील साहब समाज के धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे समाज के निर्धन वर्ग के कष्ट के प्रति एकदम लापरवाह थे। उनकी इस झुंझलाहट से उनकी यही भावना स्पष्ट होती है। वकील साहब झुंझलाते हुए कहते हैं, ओहो, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। लेखक के मित्र ने पहाड़ी बालक की ओर संकेत करते हुए कहा। कहां से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूं, यह बेईमान नहीं हो सकता। मित्र वकील साहब को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं। वकील साहब कहते हैं, अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा, मित्र ने कहा, क्योंकि मित्र चाहते थे कि किसी भी तरह वकील साहब उस बालक को अपने पास रख ले। आप भी जी बस खूब हैं। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए, वकील साहब ने कहा। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? मित्र अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं। माने क्या, खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। वह 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर झटपट सोने चले गए। उस गरीब बालक के कष्टों से बेपरवाह अपनी आराम की दुनिया में। बालक कुछ देर ठहरा रहा। मैं असमंजस में रहा। बच्चों, असमंजस अर्थात लेखक समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। बच्चों, प्रेत गति अर्थात बहुत तेजी से। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी। हमारे कोट को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। लेखक और उनके मित्र ने गर्म कपड़े पहन रखे थे, फिर भी उन्हें उस भयानक शीत का अत्यधिक अनुभव हो रहा था। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। मित्र अभी भी उस बालक के बारे में ही सोच रहे थे। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना, उदास होकर मित्र ने कहा। स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निठुराही कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने भी न समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला। पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज मिली।
आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह, छाती और मुट्ठियों पर, पैरों पर बर्फ की एक हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहाई को ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था।